नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कर्नाटक के मैसूर में पीएम मोदी ने बयान दिया और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा 10 मई को कांग्रेस को पूरी ताकत के साथ जवाब मिलेगा। कर्नाटक को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का हमारा लक्ष्य है। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास होगा। तो प्रधानमंत्री लगातार रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಷ್ಯಾದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, बीजेपी सरकार पर हमला बोल दे, लेकिन कांग्रेस भूल गई ये मोदी है। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ये मोदी किसी भी चुनौती से टक्कर लेता है। बंधु भगिनी, कांग्रेस की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू कानून व्यवस्था है, देश की सुरक्षा है। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। यही हमने केरला में भी देखा है, यही हमने यहां कर्नाटका में भी देखा है। आप देखिए, केरला में इनके सहयोगी कौन लोग हैं, आप यहां कर्नाटका में देखिए कौन इनको समर्थन दे रहा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 10 मई को जब वोट डालें तो आपको एक बात जरूर याद रखनी है। दुनिया के अनेक देशों में हम देख रहे हैं जहां आतंक, अराजकता और अपराध को छूट मिलती है, वहां बर्बादी ही बर्बादी होती है। जीवन की सुरक्षा, माताओं बहनों का, बेटियों का सशक्तिकरण, ये सबसे जरूरी है। इन्वेस्टमेंट भी वही आता है जहां लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। स्नेहरिगे, जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं। आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं
देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। इस कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है। और इससे पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु में मेगा रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री 10 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की। रोड शो में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग भी जुटे। बता दें कि रोड शो के बाद पीएम मोदी का शिवमोग और मैसूर में 2 जनसभाएं करने का प्लान है। रोड शो के दौरान लोक कलाकारों ने कई तरह के जो कार्यक्रम थे वो भी प्रस्तुत किए। प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और पीएम ने शहर में 26 किलोमीटर का रोड शो इससे पहले किया था और दक्षिण बेंगलुरु के अधिकांश हिस्सों को वो कवर कर चुके थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हक्की पिक्की जनजाति के सदस्यों के साथ बातचीत की, जिन्हें शिवमोगा में ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से निकाला गया था। विस्थापितों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और सरकार के सक्रिय उपाय की प्रशंसा की। वहीं प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार दुनिया में किसी भी भारतीय के सामने आने वाली कठिनाई को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। और पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली में जारी है। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना जो है वो लगातार जारी है और दिल्ली के जंतर मंतर पे पहलवानों का यह धरना है। कई खाप पंचायतों ने पहलवानों का समर्थन किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पहुंच के इन पहलवानों को समर्थन दिया और कहा कि अब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, केंद्र सरकार की आलोचना क्यों नहीं हो रही। राकेश टिकैत ने यहां कई सवाल उठाए। पिछले करीब 15 दिन से लगातार पहलवान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी उनको समर्थन दिया और अब राकेश टिकैत भी यहां पे पहुंचे उन्हें समर्थन देने के लिए। उन्होंने कई सवाल भी उठाए। कई खाप पंचायतों ने इन पहलवानों का समर्थन किया है। बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई दिन इनका लगातार धरना प्रदर्शन जारी है दिल्ली के जंतर मंतर पे और वहीं कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज भी पहुंचे उन्हें समर्थन देने के लिए। सरकार को घेरा, सवाल उठाए कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। राकेश टिकैत भी पहुंचे। कई खाप पंचायतों ने समर्थन भी दिया इन खिलाड़ियों को, इन पहलवानों को। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पहुंच के समर्थन किया है और कहा कि अब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह सवाल उन्होंने पूछा। केंद्र सरकार की आलोचना क्यों नहीं हो रही, राकेश टिकैत ने यह सवाल भी उठाया। तो WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यह धरना जारी है और दिल्ली के जंतर मंतर पे पिछले कई दिनों से पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कई खाप पंचायतों ने पहलवानों का समर्थन किया है और किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पहुंच के उन्हें समर्थन दिया। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, आप लगातार पहलवानों के इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। अब तक कौन कौन उन्हें समर्थन दे चुके हैं? कहा जा रहा है कुछ खाप पंचायतों ने भी पहलवानों का समर्थन दिया है और अभी क्या कुछ हालात वहां बने हुए हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में पहलवानों ने कहा कि हमने शिकायत दर्ज कराई है, दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम FIR दर्ज करेंगे और FIR दर्ज होती है। उसके बाद पहलवान कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को की सदस्यता कहीं ना कहीं है या जो पद पे बने हुए हैं उनको पद से हटाया जाए, खासतौर पर अगर सांसदी की भी बात करें तो। इसके अलावा
पहलवान कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज करी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि लगातार आप देखिए जिस तरीके से पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, आज तमाम जो किसान संगठन है वो जंतर मंतर पर पहुंचे हुए थे और कहीं न कहीं एक अल्टीमेटम की तरह दिया गया है, बताया गया है कि 15 दिन के अंदर कहीं न कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करे सरकार। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दल चाहे के नेता, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो संगठन है वो पहुंच रहे हैं, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, तमाम जो लोग हैं। हालांकि क्योंकि पहलवानों ने ये कहा था कि पिछले प्रदर्शन को हमारे खराब किया गया, यानी कि कुछ लोगों ने हमें मिसलीड कर दिया, हम लोग वापस चले गए, लेकिन इस बार हम डटे रहेंगे जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो। और इसी की मानगी कहीं ना कहीं देखने को भी मिल रही है कि जो पहलवान पहले चंद संख्या में बैठे थे और पहलवानों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा वहां पे तमाम संगठनों का भी कहीं ना कहीं समर्थन मिलता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी है, जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में बैरिकेटिंग आमतौर पे रहती है, लेकिन पहलवानों के प्रदर्शन को देखते हुए और भी बैरिकेटिंग सख्त कर दी गई है। तो निश्चित रूप से पहलवानों को जो समर्थन है वो लगातार कहीं ना कहीं मिल रहा है। तमाम राजनीतिक जो दल है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो दल है उनका जो समर्थन है वो मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहलवान कह रहे हैं कोई भी नेता आए लेकिन यहाँ पे राजनीति ना करे, हमारी आवाज को उठाए, क्योंकि कई नेता वहां पे पहुंचे और सीधे तौर पे राजनीतिक बातें करने लगे। तो निश्चित रूप से पहलवानों के मांग पर खासतौर पे देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में बयान दिया था कि दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बातें कह चुका है। ऐसे में सरकार जो है वो पहलवानों के हित में ही कोई भी काम करेगी। तो निश्चित रूप से पहलवानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है और पहलवान अभी भी उठने के मूड में नहीं है, यानी कि अपने धरना प्रदर्शन को खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो अब भी ये धरना जारी है और आगे भी ये धरना जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि अब पहलवानों को समर्थन भी मिलने लगा है। और यूपी एटीएस ने वाराणसी से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान परवेज अहमद और रईस अहमद के रूप में हुई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी था। इनकी तलाश बीते 8 महीने से की जा रही थी। दोनों आरोपी वाराणसी में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की कट्टरपंथी विचारधारा को तेजी से फैलाने का काम कर रहे थे। सीएए एनआरसी के समय से ही आरोपी रईस अहमद और असम और अन्य राज्यों के पीएफआई लीडर के सक्रिय सदस्यों के संपर्क में रहकर पीएफआई द्वारा संचालित देश विरोधी गतिविधियों में ये शामिल था और अब कार्रवाई और तेज की जा रही है। तो वाराणसी से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। तो यूपी एटीएस ने आज कई जगह छापेमारी की, पीएफआई के ठिकानों पे कई लोगों से पूछताछ की। तो यूपी एटीएस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पीएफआई के 2 इनामी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 50-50 हजार रुपए का इन पर इनाम था। संदीप मिश्रा इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। संदीप, पीएफआई के कई सदस्यों से आज पूछताछ की गई, 2 को गिरफ्तार भी किया, 50 हजार का इन पे इनाम भी था, और क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज कई जिलों में छापेमारी की गई? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से पीएफआई को लेकर के जिस तरीके सर्कुलेशन लेकर के बढ़ रहे थे, उसमें लगभग जो है 20 जगह पे ठिकानों पे छापेमारी की गई। यानी उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में लगातार एटीएस की टीम जो है लगा छापेमारी कर रही थी। वहीं वाराणसी से 50,000 हजार के इनामी परवेज और रईस अहमद को गिरफ्तार किया गया, यानी कि उनके ऊपर इनाम भी था। इससे पहले अगर बता दें आपको, जिस तरीके से लगातार जो है पीएफआई को लेकर के बैन किया गया था, उस बैन के माध्यम से लगातार, लेकिन इसके बावजूद भी सक्रिय हुए थे। सीए एनआरसी का मुद्दा हुआ था, लखनऊ में बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर के भी सक्रियता दिखाई गई थी। उसके साथ ही साथ में जो सरकारी संपत्ति थी उसको नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद से लगातार पीएफआई के लोग जो है सक्रिय हुए थे और लगातार अपनी लोगों के संपर्क में आए हुए थे। लगातार लोगों से संपर्क किया जा रहा था, उसको लेकर के पाबंदी पूरी तरीके से लगाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी जो है सक्रियता उनकी देखी जा रही थी। इसी कड़ी की अगर बात की जाए तो लगातार इस पे जो है कार्रवाई एटीएस की टीम करती नजर आ रही थी। जहां
परवेज और रईस को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम था और वो लगातार छिपे रहते, यानी कि कभी बंगाल देश में थे तो कभी बाहर विदेश देश में घुमा करते थे, लेकिन उनकी लोकेशन जो है लगातार नहीं मिल पा रही थी। यानी कि वाराणसी से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही साथ में इनके कनेक्शन देखे जा रहे हैं कि आखिर उनके कनेक्शन कहां कहां पे मौजूद हैं, यानी कि वो किस किस लोग से मिला करते थे और पीएफआई की फंडिंग कहां से होती थी, यानी कि पीएफआई के जो सदस्य थे वो कहां से जुड़े रहते थे। उन सारे बिंदुओं को लेकर के एटीएस की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हालांकि कल से ही ये छापेमारी जो लगातार चल रही थी, लगभग 20 ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले थे जहां पे लगातार इसकी छापेमारी की जा रही थी। इसके साथ ही साथ में लगभग 70 से अधिक लोगों को संदिग्ध होने पे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। इसी कड़ी से तार जोड़े जा रहे थे और इसी कड़ी को तार को लेकर के अब और भी अन्य जनपदों की भी छापेमारी की जाएगी, जहां जहां पे इनके पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य हैं वो अगर मिलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी करने के पूरी तरीके से टीमें लगाई गई। यानी कि 30 टीमों को लगा करके एटीएस की 30 टीमें सक्रिय हैं और वो लगातार निरंतर उनके बैठने और उठने तक की लोकेशन को ट्रेस की जा रही है। यानी कि अगर वो फोन पे कोई बातचीत करते हैं या फोन पे कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनको एटीएस की ओर रगाड़ में है। तो ऐसे में जिस तरीके से उनके ऊपर जो आरोप लगे थे कि यानी कि पीएफआई के लोग जो हैं लोगों का माइंड वॉश करते हैं पूरी तरीके से, उन सारे बिंदुओं को लेकर के एटीएस की टीम अब जो है पूरी तरीके से निगरानी कर रही है और लगातार कल से ही ये छापेमारी जो है निरंतर चली आ रही है। आगे भी कई ऐसे जनपद है जहां पे। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई जगह यूपी एटीएस ने छापेमारी की पीएफआई के ठिकानों पे और कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ की गिरफ्तारी हुई और आगे भी एक्शन जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी को वहां हार का डर सता रहा है। सीएम ने मुख्यमंत्री निवास पे पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा, कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान मैंने लोगों की भावनाओं को समझा है और मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक से बीजेपी की विदाई तय है। उन्होंने कहा, बीजेपी को कर्नाटक में हार का डर सता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, कश्मीर में 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मन में हार का ऐसा डर है कि वो दिल्ली छोड़ कर्नाटक में डेरा डाले बैठे। और पंजाब के अमृतसर में शनिवार देर रात करीब 12 बजे हेरिटेज स्ट्रीट पे धमाका हुआ और इससे सारागाड़ी पार्किंग में खड़ी जो गाड़ी थी उसका शीशा टूटा। यहां कांच से 5 से 6 श्रद्धालुओं को यानी जो कांच के टुकड़े थे वो लगे, जिससे वो घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। हादसा गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट में सारागढ़ी सराय के सामने और पार्किंग के बिल्कुल बाहर हुआ। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार दौरे को लेकर सियासत उन पे गर्मा गई है और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और जाप प्रमुख पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद अब उन दोनों के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर की गई है। अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने दोनों नेताओं के खिलाफ परिवाद दर्ज कराई है। मामले को लेकर अगली सुनवाई 16 मई को होगी। हमने पप्पू यादव जो जाप सुप्रीमो हैं, पूर्व सांसद भी हैं मधेपुरा से, उनके अलावे जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ हमने नालसीवाद दायर किया है। उसमें मुख्य रूप से हमने आरोप लगाया है जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके खिलाफ जो उनका कार्यक्रम है पटना में 13 से लेकर के 17 तारीख तक, उस कार्यक्रम को लेकर के इन लोगों के द्वारा जो अफवाह फैलाया जा रहा है उसी से मर्माहत होकर के हमने यह दाखिल किया है। और वो जब बिहार आने की बात होती है तो ये लोग उनको चोर क्या क्या इस अपशब्दों से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके ये लोग उनके जो अनुयायी हैं करोड़ों, उन लोगों के जो धर्म है उनके धर्म के खिलाफ में जो बोलते हैं उससे। और चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वाहन से नेशनल हाईवे नारसन मंगलोर से होते हुए देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने हाईवे के आसपास बने अवैध अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। मंगलोर कस्बे में प्रशासन की टीम ने नगर पालिका टीम के साथ मिलकर सर्विस लाइन पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया।
अवैध अतिक्रमण अभियान के बाद व्यापारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पे तैनात रहा। आगे जो है चारधाम यात्रा को देखते हुए जो है जो एनएच है, एनएच पे जो है अतिक्रमण किया गया था और नगर पालिका की तरफ से पहले भी जो है नोटिस दिए गए थे। सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, जो भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उनको सूचित किया गया था कि भाई अपना अतिक्रमण हटा लें। जिन लोगों के द्वारा नहीं हटाया गया तो उसके तहत जो है आज नगर पालिका परिषद मंगलौर और पुलिस प्रशासन सभी के द्वारा जो है मिलकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। मैडम देखा जाएगा क्या करेंगे? ऐसा है, फिलहाल तो हम इसको भी वॉच करेंगे कि जहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण ना होने पाए, और यदि इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो उन लोगों के खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए। और मसूरी में माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन और कार्यदायी संस्था ने लगातार काम उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसे लेके माल रोड से सड़क के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं माल रोड के सड़क निर्माण के काम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है और अब सड़क किनारे लगने वाले जो सौंदर्यीकरण के जो और भी काम हैं वो शुरू हो चुके हैं। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि मसूरी माल रोड की सड़क का निर्माण का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना था, लेकिन एक सप्ताह तक लगातार हुई बारिश से काम बाधित हुए। उन्होंने कहा कि माल रोड की सड़क निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और सड़क किनारे अब और सौंदर्यीकरण जो है उससे किया जा रहा है। हम पर्यटकों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मॉल रोड की जो लेइंग का काम था वो कंप्लीट है, हमारा डीबीएम हो गई है सड़क की, तो रोड अब पूरी तरह से यातायात के लिए सुचारू है। आगे जो सौंदर्यीकरण का काम है, जैसे जंक्शंस पे कॉबल स्टोन्स लगाना और नालों की जो काम है और अदर जो ब्यूटिफिकेशन को लेकर काम है वो भी तुरंत हो जाएंगे। बट जो रोड का जो मेन वर्क था, जो एक्सकवेशन हुई थी, उसके बाद जो डीबीएम तक का जो काम था वो कंप्लीट है। हाँ, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो काम है, ये जो एक सीजन का स्टार्ट होना होता है 15 मई, उससे बहुत पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल का डेडलाइन था, जस्ट बिकॉज लास्ट वीक में और विश्वनाथ जगतशीला डोली आज अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं में भव्य पूजा अर्चना उन्होंने की और इसके साथ ही शांति का आशीर्वाद मांगा। यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि डोली यात्रा 24वें साल में निकाली जा रही है। 3 मई को हरिद्वार से निकाली गई और गंगा दशहरा के दिन यात्रा का समापन होगा। देखिए, विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस वर्ष 24वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ये 3 मई से हरिद्वार में हर की पैड़ी से प्रारंभ हुई और ये 13 जनपदों का पूरा भ्रमण करने के बाद 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करके बिसोन पर्वत जो टेहरी गढ़वाल के 11 गांव हिंदाव में पड़ता है, वहाँ पर इसका। और रामपुर से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जनसभा में हंगामा हुआ है। एक दंपति ने जनसभा में जमकर हंगामा किया और बीजेपी मंडल अध्यक्ष पवन शर्मा की शिकायत करने ये दंपति पहुंचा था। भूपेंद्र चौधरी के पास जाने से रोकने पर हंगामा हुआ और हंगामा कर रहे दंपति को थाने ले गई पुलिस। जनसभा में भूपेंद्र चौधरी के साथ अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थीं। हंगामा कर रहे दंपति को पुलिस अब थाने ले गई है। रामपुर से एक खबर, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जनसभा में हंगामा हुआ। वो हमें इतना बंद कर रहा है, हमारे घर में पूरा भेज रहा है और रोज पुलिस हमें परेशान की। रात हमारे यहाँ ले गई, हम रात भर बंद होते रहे। यहाँ चौकी में गए, चौकी में भगा दिया पुलिस वालों ने, शहर में गए भगा दिया। तो पुलिस तो मदद कर रही है आपकी? पुलिस मदद नहीं कर रही, समझाई हुई है, रोज बैठ रही, दारू लगा रही है पवन के साथ और हमारे कुछ नहीं समझा रहा है। अब देखो हमें एप्लीकेशन तक नहीं देने दी, एप्लीकेशन छीन ली हमसे। हमारी एप्लीकेशन की कभी सुनवाई नहीं हुई। कैसे पार्टी, कैसे भाई लोगों ने इतना प्रताड़ित करा पुलिस प्रशासन से, हमारा इतना झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए हम पे। हमारे भाई को, तीनों भाइयों को अंदर करा दिया इनने। पूरा अपना पार्टी का पूरा सहयोग ले रहा।
मतलब अपने पद के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहा है। हम तो बिल्कुल परेशान है, अपने बच्चों को कुछ नहीं खिला पा क्या सोचे क्या मिलेगा हमें जब भारतीय। और फहीम खान इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, ये पति पत्नी के क्या आरोप हैं, क्यों ये भूपेंद्र चौधरी के सामने इस तरह से हंगामा करने लगे, क्या शिकायत थी इनकी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये मामला अनुप्रिया पटेल और भूपेंद्र चौधरी की जो जनसभा चल रही थी उस दौरान हुआ। भूपेंद्र चौधरी से ये दंपति शिकायत करने आया था। मसवाती के जो मंडल अध्यक्ष हैं पवन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पवन शर्मा ने इनके साथ ज्यादती की है। उन्होंने इसकी शिकायत की थी। शिकायत में कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। 116 की गई थी दोनों तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी मामला शांत नहीं हुआ। ये दंपति अपने बच्चों को लेके सभा स्थल पर आ गया। सभा स्थल पर आने के बाद इसने हंगामा काटा और इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन इसकी इंसाफ की गुहार कोई नहीं सुनी गई। बल्कि इस दौरान जो मीडिया कर्मी कवरेज कर रहे थे अनुप्रिया पटेल का, जो इंटरव्यू कर रहे थे, उनके कैमरे को हटाया गया, उनके मोबाइल को गिराया गया, मीडिया के साथ अभद्रता की गई और साथ में ही एक पुलिसकर्मी की भी ये शिकायत थी कि उनके साथ भी हॉट टॉक की गई। तो जिस तरह से लगातार ये हंगामा कटा तो ये पूरा प्रोग्राम हंगामे की भेंट चढ़ गया और इसमें ना तो मीडिया कर्मियों को बख्शा गया और ना ही पुलिस कर्मियों को बख्शा गया। सत्ता की जो हनक थी वो साफ देखी जा रही थी। सत्ता के नशे में चूर होकर प्रत्याशी के जो भाई थे वो अभद्रता करते दिख रहे थे और निपट लेने की धमकी भी दे रहे थे। तो जिस तरह से ये घटना घटी है, इसकी चर्चा चारों ओर है और इसमें पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये दंपति है कि ये शिकायत को आगे ले जाने की बात कर रहा है। और इस दौरान जो हंगामा कटा है वो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद हो गया है, क्योंकि मीडिया बहुत शुक्रिया। बिल्कुल फहीम, ये वाकई उनके सामने अगर प्रदेश अध्यक्ष के सामने इस तरह का हंगामा हुआ तो उस पर सवाल उठते हैं। अब पुलिस कह रही है कार्रवाई करेंगे।